हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सीरीज़ आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए की जा रही है और इसमें हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक्स देख रहे हैं। अभी तक हमने वेटलैंड्स और दूसरी न्यूज़ को देख लिया था। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंग्रोव हुआ, फॉरेस्ट हुआ, इनके बारे में। तो आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि भाई हमारे जो टॉपिक हैं वो किस बेस के साथ जुड़े रहेंगे। तो वो बेस क्या है? वो है फॉरेस्ट। ठीक है, तो वन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे आज हम उनको क्लियर करेंगे, जिनके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जिनके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं IAF के बारे में, दूसरा मैंग्रोव्स के बारे में, तीसरा UNREDD के बारे में, फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। छोटी छोटी जो न्यूज़ रही हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ये आपका पूरे साल का जितना भी करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक का पार्ट उससे जुड़ता है वो सारा इसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर किए जाएंगे। बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन व्यवस्था के बारे में, जिसको हम IAF कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? IAF। अगर IAF की फुल फॉर्म देखी जाए तो इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट होता है। अगर इसी से हम इसको समझने की कोशिश करें तो इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, आपका अरेंजमेंट का मतलब प्रबंधन, जिसे हम मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं या व्यवस्था बोल सकते हैं। यहां पर एक शब्द है फॉरेस्ट, मतलब वन। ये तीनों शब्दों को जब आप एक साथ जोड़ के एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जितने भी विश्व लेवल पर फॉरेस्ट हैं उनकी व्यवस्था करनी हो, उनका अरेंजमेंट करना है, उनका संरक्षण करना है। क्लियर है ये बात? तो अब इसको कौन देखता है? उसको देखता है UN की जो संस्था है एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, वो देखती है UN फोरम ऑन फॉरेस्ट। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी की पूरी इसकी मैनेजमेंट को देखती है, पूरी व्यवस्था को देखती है। तो अब इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये न्यूज़ में क्यों आया और इस पे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो IAF के बारे में अगर बात करें तो हाल फिलहाल में अभी न्यूयॉर्क में इसके एक मीटिंग हुई जिसमें भारत भी शामिल हुआ था और बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई फॉरेस्ट को किस तरीके से देखरेख करनी है। हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि जो कैलिफोर्निया में आग लग गई है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी संपदा हैं हमारी, जिनको हमें हानि नहीं होने देनी है और इसका रखरखाव मतलब अच्छे से करना है, संरक्षण अच्छे से करना है। यहाँ आपको इस IAF के बारे में अगर बात की जाए तो IAF क्या है? एक अंतर सरकारी वन फोरम है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है, फिर उसके बाद इसका एम पूछ रहा है या एम आपको पूछेगा तो क्या बताना पड़ेगा कि इसका एम क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो सभी प्रकारों के वनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट, क्लियर है ये बात, उसका संरक्षण, कंजर्वेशन और सतत विकास, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम इन वनों को बचा के रखें। ऐसा ना हो कि हमको काट काट के वहाँ पे बस्तियाँ बसा दें, वहाँ पे शहरों का निर्माण कर दें, उनके लिए वनों को छोड़ें ही ना, हमको हमारे बच्चे यही ना पता कर पाएँ फॉरेस्ट किसे कहते हैं। तो ये भी ये चीज़ देखते हैं और इन लक्ष्यों के प्रति दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है कि मतलब सारी आपकी जो सरकारें हैं वो भी इस पर सहमत रहें कि भाई हम फॉरेस्ट को नहीं काटेंगे, हम जो भी डेवलपमेंट करेंगे इनके सतत विकास के साथ करेंगे। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ें तो इस पॉइंट को समझने के बाद अभी मैंने जैसा बताया कि इसका 19th सेशन, 19वां जो इसकी समिट हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो हुई है न्यूयॉर्क में और अमेरिका में ये मीटिंग हुई थी। तो यहाँ पे इंडिया भी शामिल हुआ था, इंडिया भी यहाँ पे गया था, इंडिया ने भी इस पे अपनी सहभागिता दिखाई है। यहाँ से आगे बढ़ें तो अगला जो टॉपिक हमारा दिखाई देता है वो दिखाई देता है मैंग्रोव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं
और अगर हम मैंग्रोव्स की बात ना करें तो वो अधूरी है। ठीक है, तो अगला टॉपिक डालिए मैंग्रोव्स। चलिए अब यहाँ से समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही रहता है कि वाई इन न्यूज़। तो हाल ही में मैंग्रोव पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसे IUCN रेड लिस्ट में संकेत दिया गया है कि भाई इसमें लगभग 50% पारिस्थितिकी तंत्रों को कमजोर, संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था। क्लियर है? तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है कि भाई 50% अप्रोक्स आपकी किस में है, 3 लिस्ट में आ गए हैं, वो भी किसके, IUCN के। ठीक है, तो IUCN की ये रेड लिस्ट में आ गई हैं। और रेड लिस्ट में तो आपको पता ही है कि जब संकट में आ जाती हैं चीज़ें तभी आती हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं यहीं से बात करूं कि व्हाट डू मीन बाय मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स हैं क्या, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या हैं। तो ये समझते हैं कि भाई मैंग्रोव्स क्या हैं। तो मैंग्रोव ये जो पेड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको, जिनकी जड़ें पानी में सेट रहती हैं और जो तट हैं उनको कटने से रोकती हैं, तो भूमि का कटाव भी रोकती हैं। अगर ये ना होते, तो मैं अगर बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, अगर मैंग्रोव्स ना होते तो मुंबई वगैरह अच्छे से आगे लाइफ में दिखाई नहीं देगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मुंबई बहुत जल्द, अगर मैंग्रोव्स नहीं बचाए हमने, तो मुंबई डूब जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो पेड़ हैं वो हमारी ज़िंदगी है एक तरीके से, यह हमें समझना होगा। तो मैंग्रोव भूमि और समुद्र के बीच की सीमा पर दुर्लभ, शानदार और प्रचुर पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ये असाधारण पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया भर में तटीय समुदायों की भलाई, खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा का योगदान करते हैं। अगर इसे सिंपल वे में समझाऊं तो सीधे सीधे ये तटीय ज़मीन और जो हमारे समुद्री तट हैं उन दोनों के बीच की कड़ी है। जैसे ये समुद्र है और ये ज़मीन है, तो इसकी बीच की कड़ी क्या है, मैंग्रोव्स हैं। तटों का कटाव रोकती है और जितने भी चक्रवात वगैरह आते हैं उनसे इस तट को भी बचाती है। तो बहुत बड़ा, अगर रक्षा कवच के रूप में भी कहा जाए तो ये कम होगा। ये एक रक्षा कवच है। क्या है? एक रक्षा कवच है, जो कि ह्यूमन को अभी समझ में नहीं आ रहा, उसको समझना चाहिए। भाई इनको बढ़िया से रखें, इनका देख रेख करें, इनको बर्बाद ना करें। क्लियर है ये चीज़। दूसरी बात, अगर हम मैंग्रोव संरक्षण की बात करें, कंजर्वेशन की बात करें, तो फिर उसमें क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी न्यूज़ बताई कि 50% मैंग्रोव्स संकटग्रस्त या अधिक संकटग्रस्त उस लिस्ट में आ गए हैं, रेड लिस्ट में आ गए हैं, ये बात दे दी है उन्होंने। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर देशों की बात करें तो 44 देशों के 36 एरियाओं को उसमें दिखाया गया है, बताया गया है, दर्शाया गया है। अगर मुख्य संकेतन की बात करें तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे मुख्य संकेतन है, अति संकटग्रस्त एरिया है, वो कौन कौन सा है? जैसे उसमें दक्षिण भारत, ये वाला हिस्सा आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका, ये मालदीव्स, ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक, तो अभी उसको हम मैप में दिखाएंगे। अब भारतीय मैंग्रोव की स्थिति क्या है ये भी समझ लीजिए इसी में, यहीं पर। अभी वैसे मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। अंडमान एंड जो बंगाल की खाड़ी है वो सुरक्षित, दक्षिणी भारत अति संकटग्रस्त, जैसा कि अभी न्यूज़ में बताया। पश्चिम भारत संकटग्रस्त, जैसा कि ये वाला एरिया, ये महाराष्ट्र का पश्चिमी उसमें ही आता है, ये वाला जोन। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सब चीज़ आपके लिए बहुत, हो सकता है एक टॉपिक के विषय में हो, लेकिन कईयों की ज़िंदगी का सवाल होता है कि भाई अगर मैंग्रोव्स हट गए तो मुंबई हट जाएगा। ये बहुत सीधे सीधे बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स भी, आप यूट्यूब को खोलेंगे और मैंग्रोव्स इन महाराष्ट्र डालेंगे तो आपको इतनी चौंकाने वाली खबरें मिलेंगी कि आप बहुत परेशान हो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको समझनी होंगी। जैसा कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा
कि भाई एरिया कौन कौन से हैं जहाँ पे हमारे मैंग्रोव्स दिखाई देते हैं। जैसे आपको गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। ये सुंदरवन और ये वाला हिस्सा जो आपका वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है, ये गुजरात वाला हिस्सा है, यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। आपको ये जोन दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा यहाँ पे भी है। यहाँ आंध्रा उड़ीसा वाला जोन में है और ये महाराष्ट्र वाले जोन में है यहाँ। तो यहाँ पे मुंबई है। तो ये आपको इस एरिया में, कोस्टल एरिया में, जब आप कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो यहीं पे आपको मैंग्रोव्स दिखाई देते हैं। और इसमें आपको इस एरिया में ये लक्षद्वीप है और उधर अंडमान एंड निकोबार है। यहाँ पे भी आपको अपने ही देश के मैंग्रोव्स की स्थिति का पता करना है। अब लक्षद्वीप द्वीप समूह और तमिलनाडु के तटों पे मैंग्रोव की स्थिति क्या हो गई है, बहुत गंभीर हो गई है यहाँ और एक अंडमान एंड निकोबार में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। और दूसरी चीज़, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट को हम एक प्रॉपर क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने लाजमी है। तो ये रिपोर्ट हम अलग से पढ़ेंगे 2023 की। भारत में मैंग्रोव कवर पिछले आकलन की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो बढ़ा है, लेकिन इस जोन में क्या है, ये डाउनफॉल हो रहा है, इसकी खराबी हो रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें परेशानी का सबब बन रही हैं। क्लियर है ये चीज़। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि भारत में इसके प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, तो अंडमान एंड निकोबार बहुत बढ़िया है। वेस्टर्न बंगाल का सुंदरवन, जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया है, सुंदरवन का जो डेल्टा वाला हिस्सा है वो हमारा वेटलैंड भी सबसे बड़ा है, तो वहाँ पे मैंग्रोव्स भी बहुत सारे हैं। महानदी वाला एरिया, जो आपको महानदी वाला जोन दिखाई देता है, वहाँ का जो डेल्टाई एरिया है वहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, इन सब का, गोदावरी वाला मसला यहाँ पे और कृष्णा वाला मसला यहाँ पे। तो इन एरिया में जो आपके डेल्टाई क्षेत्र हैं, जैसा कि आप सुंदरवन में भी देखेंगे, तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई एरिया है, यहाँ पे महानदी का डेल्टाई एरिया है, यहाँ आपका गोदावरी का डेल्टाई एरिया है, ये कृष्णा का डेल्टाई एरिया है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि भाई मैंग्रोव्स मेनली कहाँ पे बढ़िया हैं, जहाँ पे डेल्टाई एरिया है। अब इस एरिया में डेल्टाई एरिया है नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे तटों का कटाव हो रहा है, सेडिमेंट्स आ नहीं रहे हैं, कट रही है ज़मीन, चक्रवात ज़्यादा आ रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे कट रहे हैं और वहाँ पे मैंग्रोव्स की जो संख्या है वो घट भी रही है। अब यहाँ से भारत में मैंग्रोव के जो संरक्षण के प्रयास हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए भाई कि क्या क्या इनिशिएट्स उठा रहे हैं भारत में, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मिस्ट्री, MISHTI, ये उठाया जा रहा है, एक प्रोग्राम है। दूसरा आपको SAI, आमी, साइम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसमें सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम है मैजिकल मैंग्रोव्स अभियान, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रोग्राम चल रहा है राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम, ये चारों अभियान आपको याद रखने हैं। क्लियर है ये बात। ये सारे के सारे अभियान आपको याद रखने हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये प्रोग्राम किस वजह से स्टार्ट किए गए या इसका क्या यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ से आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक नया टॉपिक आपके सामने आता है जो कि इसी जलवायु के साथ और फॉरेस्ट की लाइफ के साथ ही जुड़ा हुआ है, और उस टॉपिक का नाम आपको डालना होगा कॉपी में नए टॉपिक के बिहाफ पर। और वो नया टॉपिक क्या है, UNREDD, ठीक है। और इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेडलाइन डालिए UNREDD प्रोग्राम। चलिए अब इस प्रोग्राम के बारे में बढ़िया से समझते हैं और चीज़ें सीखते हैं। जैसा कि आप इस प्रोग्राम को जब देखेंगे UNREDD प्रोग्राम के बारे में, तो ये सबसे पहले तो उन देशों के लिए है जिन देशों को हम विकासशील देश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विकासशील देश कहते हैं। और उनमें क्या हो रहा है, उनमें
जितने वन हैं उनका निम्नीकरण हो रहा है, वो वन कम हो रहे हैं। तो उन वनों का जब निम्नीकरण हो रहा है, उस निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन, जो इमिशन है, उत्सर्जन है, तो उस उत्सर्जन की कमी में कटौती करना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। सीधे सीधे अगर मैं कहूं कि विकासशील देशों में वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन कटौती की दिशा में एक यूएन की पहल है। किसकी पहल है भाई? यूएन की पहल है, और ये 2008 से ही चल रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कि भाई 2008 से यूएन की एक पहल थी जिसमें उत्सर्जन की कटौती कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ टारगेट्स हैं, तो उनको समझते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अगर इसका हेड ऑफिस देखें तो जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा, और स्विट्जरलैंड में पड़ता है वो। ठीक है, चलिए यहां से अगर बात करूं मैं यहीं पर UNREDD के बारे में, तो ये एक यूएन का प्रोग्राम है, पहला पॉइंट, जो वनों और जलवायु पर केंद्रित है। यहां से ध्यान रखना है किस पे? आपके फॉरेस्ट पे और क्लाइमेट पे। यहां पे ये पेरिस समझौते को लागू करने पे जोर देता है। अब पेरिस समझौता यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब यहां पे खुद बोल दिया इन्होंने कि ये किसको लागू करने की बात कर रहा है? पेरिस समझौते की। तो पेरिस समझौता यहाँ पे अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेरिस समझौता कब स्टार्ट हुआ है? 2015 में स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इस समझौतों को लागू करने की बात करता है ये प्रोग्राम। दूसरा, ये REDD+ सहायता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा वैश्विक प्रदाता है। अभी मैं समझाऊंगा कि ये क्या चीजें होती हैं। फिर इसकी स्थापना 2008, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी, और जो कि खाद्य और कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस फोटो से आपको दिखाई दे रहा होगा UNDP और FAO, UNDP और UNEP, एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएन का एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इन तीनों की ही क्या है? ये एक संयुक्त पहल है। उन्हीं तीनों के द्वारा ये चलाया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इन्हीं तीनों के द्वारा ये चलाया जाता है। इसमें जितने सहभागी देश हैं उनकी संख्या 65 है। आपको पेपर में यही चीजें याद रखनी है, क्योंकि यहां से संस्थाओं से क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि भाई इसमें 65 देश हैं, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा अपने कि भाई UNREDD क्या होता है। जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं यहीं पर कि ये आया तो 2015 में था, लेकिन लागू 2016 में हुआ है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, लागू 2016 में हुआ है। और इसमें देश कितने हैं? इसमें देश 196 इसके मेंबर हैं। पेरिस समझौते के 196 देश जो इसके मेंबर दिखाई देते हैं, वो 196 हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के ऊपर। तो हेडलाइन डालिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। जैसा मैंने अभी बताया आप सभी को कि ये फ्रांस के एक शहर पेरिस में हुई मीटिंग, और कब हो रही है? 2015 में हो रही है। दिसंबर का महीना था, 2015 में वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो जो लॉज आए, जो जो चीज़ें रखी गई, उसमें आज की डेट में 196 देशों ने साइन कर रखे हैं। और अगर मैं बात करूं इस पूरे प्रकरण की, इस पूरे सेगमेंट की, भाई जो जो बातें की गई उसको लागू कब किया गया? तो अभी बताया था 2016 में उसे लागू कर दिया गया था। तो इसमें जलवायु और वनों की स्थिति में सुधार लाने की बात की थी। जलवायु व वन, इनकी स्थिति में इसमें सुधार लाने की, उनको बढ़ाने की बात की गई थी, उनको अच्छी स्थिति में लाने की बात की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाल में बहुत चर्चा में भी रहा है, और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पहल, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? FERI। तो हेडलाइन डालिए FERI। चलिए अब इसको समझते हैं और बढ़िया से इस पर नॉर्मल एक इंसान की तरह, एक आम आदमी की तरह इस पर बात करें तो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है? वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसको अलग कर लेते हैं और इस शब्द को अलग कर लेते हैं, पुनर्स्थापन, या इंग्लिश में अगर समझें तो रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन मतलब दोबारा से रीस्टोर करना होता है, और किसको? फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को। क्लियर? तो फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को हम क्या कर रहे हैं? रीस्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीस्टोर कर रहे हैं, और चीज़ों को दोबारा से इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, जब आप चीज़ों को दोबारा से इकट्ठा करते हैं, उनको एक साथ रीस्टोर करते हैं, तो वो कहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वन तो कहीं भी हो सकता है। रेगिस्तान में अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो उसको दोबारा से रीस्टोर किया जा सकता है। अगर हम पानी के अंदर की बात करें तो जल के अंदर भी उसको रीस्टोर किया जा सकता है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अपने पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में उसको बढ़ाया जा सकता है, जंगलों में बढ़ाया जा सकता है, आर्द्र भूमि में बढ़ाया जा सकता है। आर्द्र भूमि का मतलब मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूं, वेटलैंड्स होता है, यहां पे बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है, तो यहां आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई वनों को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को बढ़ाना है, और ये चीज हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए भाई। ठीक है, कि ये भाई कहीं पे भी हो सकता है। जैसे ज्वार कुंडों में बढ़ाना है, एक पॉइंट ये भी आता है, ज्वार कुंड, तो यहां पे बढ़ाना है। लेकिन क्या बढ़ाना है? वन बढ़ाने हैं, वनों का इकोसिस्टम बढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि आप इस पूरी पहल में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, उसको बात करते हैं। देखिए, CBD सचिवालय ने FERI, अब मैं यहाँ पे FERI का मतलब आप समझ ही गए होंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इनिशिएटिव कहते हैं। इसकी 10वीं वर्षगांठ इन्होंने मनाई। अब FERI के बारे में बात करते हैं। देखो, यह कोरिया वन सेवा KFS और CBD सचिवालय के बीच में एक साझेदारी के रूप में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि भाई ये जो KFS है, जिसको हम कोरियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं या सेवा कहते हैं, तो उसके साथ CBD सचिवालय ने इसको एक जॉइंट मीटिंग में इन्होंने स्टार्ट किया, जॉइंट एडवेंचर पार्टनरशिप में स्टार्ट किया। फिर उसके बाद विकासशील देश, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि विकासशील देशों के ये इस पूरी जैव विविधता का पूरा मसला दिखाई देता है। इसमें लक्ष्य नंबर 5, 14 पानी के साथ, जमीन के साथ, ये उसमें क्या करते हैं? राष्ट्रीय लक्ष्यों और योजनाओं को लागू करने में मदद करता है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको याद होनी चाहिए। भाई जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं वो भी याद होने चाहिए, उनकी पूरी क्लास करेंगे, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको इनकी पहलों के बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि COP13 में 2016 की बात है कि इन्होंने क्या किया था? स्टेपर के अपनाया था, बी प्लान के बारे में बात की थी। ये सारी की सारी इनकी पहल थी। तो ये अभी न्यूज़ में रहा है कि भाई वनों को बढ़ाओ, इनके ऊपर मीटिंग भी हुई है, तो ये न्यूज़ में था, तो आपके लिए ज़रूरी था, तो आपको बता दिया गया। चलिए, अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है? वो EU के साथ जुड़ा हुआ है, और वो EU का मतलब आपको पता ही होगा, यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है। तो उनका क्या टॉपिक है? EU की नेचर रिस्टोरेशन योजना। जैसे वहाँ पे हमारी क्या थी? वहाँ पे हमारी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन थी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेचर की है। तो ये किसके द्वारा हो रही है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा हो रही है।
तो इसको भी समझ लेते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, तो इसको जल्दी से करेंगे। ये एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। उसके बाद आप इसमें टारगेट्स रखे हुए हैं। इन्होंने क्या रखे हुए हैं? टारगेट्स रखे हुए हैं, और उन टारगेट्स को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनआरपी के बारे में कि यह एक व्यापक कानून है। जैसा मैंने अभी बोला, वैधानिक निकाय है। जो ईयू की यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2050 तक, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2050 तक शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है। क्लियर? अब इसकी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात की जाए कि भाई इसका जो पुनर्स्थापन लक्ष्य है वो ईयू के 20% भूमि और समुद्री क्षेत्र को 2030 तक, और पुनर्स्थापन की आवश्यकता वाली सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को 2050 तक फिर से पुनर्स्थापित कर दे। क्लियर? तो ये आपको टारगेट जो ईयर है वो याद होना चाहिए। बाकी आप पहले की पहल में समझ चुके होंगे कि रिस्टोरेशन क्या होता है, दोबारा से पुनर्स्थापित करना किसी भी चीज़ को, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ से अब आपके 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें आपके वेटलैंड से जुड़े हुए सारे हिस्से, आपके कोस्ट लाइन से सारे जुड़े हुए हिस्से, ओशन से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स, आपके फॉरेस्ट से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। अब हम ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देखेंगे, फिर उसके बाद और चीज़ें देखेंगे, कंजर्वेशंस देखेंगे, और क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं वो कंप्लीट करते चलेंगे, और यूनिट वाइज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा, और उस पर हम काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।